नमस्कार दोस्तों। अ, हम लोग अपनी इस फाउंडेशन सीरीज की जो वीडियो है उसी श्रृंखला के तहत मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और इस फाउंडेशन सीरीज का जो नया टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख राजवंश। और ये टॉपिक तो मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। और आज इस वीडियो क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं आरंभिक मध्यकालीन भारत से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। तो विद्यार्थियों, इसमें जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है कि इस फाउंडेशन सीरीज का लक्ष्य यही है कि आपके पास एक आधारभूत जानकारी, जो भी टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक आधारभूत जानकारी आप तक उपलब्ध हो पाए, ताकि वो आपके प्रीलिम्स और मेंस में काफी सहायक की भूमिका निभा सके। तो यही इस फाउंडेशन सीरीज का लक्ष्य है, ताकि आपका जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो मजबूत हो। जब भी अब आप उस टॉपिक को पढ़ें, वह टॉपिक आपके लिए नया नहीं लगना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रमुख राजवंश में आरंभिक मध्यकाल के मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण राजवंश। तो डियर, इसमें हम लोग क्या कौन कौन सा राजवंश कवर करने जा रहे हैं? तो एक राजवंश है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार राजवंश। ये हम लोग कवर करने जा रहे हैं, प्रतिहार राजवंश। यह जो राजवंश है, इसकी शाखाएं राजस्थान में शासन करती थी, गुजरात में, लेकिन इसकी जो बाद में चलकर मुख्य शाखा हुई उसे कहा गया है उज्जैन और कन्नौज की शाखा। उज्जैन कन्नौज की शाखा क्यों कहा गया उज्जैन कन्नौज की शाखा? क्योंकि इस राजवंश के जो आरंभिक शासक हैं, इन्होंने उज्जैन से शासन किया और फिर बाद में चलकर इन लोगों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी कन्नौज। कौन था वो राजा जो ऐसा करेगा, समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो एक राजवंश क्या है, एक तो हम लोग बात करने जा रहे हैं पहला नंबर गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार राजवंश। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सा राजवंश हम लोग को बात करना है? इसके अतिरिक्त तो हम लोग समझेंगे चंदेल राजवंश। कहाँ के? खजुराहो के या जिजाक भुक्ति के या फिर बुंदेलखंड के चंदेल। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे परमार राजवंश। ये कहाँ के? मालवा के या फिर उज्जैन और धार के। मालवा के परमार या उज्जैन और धार के परमार। इसके अतिरिक्त इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक को कहा जाता है कलचुरी राजवंश। कलचुरी कलचुरी कहाँ वाले हैं? तो कलचुरी माहिष्मती वाले हैं। लेकिन जो आरंभिक मध्यकाल के जो कलचुरी हैं वो है कहाँ के? वो है डाहल क्षेत्र के, या फिर उन्हें त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश कहा जाता है। तो ये कुछ आरंभिक मध्यकाल के मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण राजवंश हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो समझते हैं हम लोग। तो यस, हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? वह है गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार राजवंश। अब इस राजवंश की कई शाखाएं थी। मैंने कहा कि इस राजवंश की जो पहली शाखा है वह कहां पर है? जोधपुर, मांडव्यपुर। दूसरी शाखा जो है वह है गुजरात, भृगु कक्ष। और जो तीसरी शाखा जो हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस से संबंधित है, जिसे कहा गया है उज्जैन कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार राजवंश। और यही शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। अब यह जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है डियर, मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, आरंभिक मध्यकाल मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख राजवंश। और यहाँ आरंभिक मध्यकाल का सामान्यतः तात्पर्य क्या है? यदि वर्तमान या आधुनिक इतिहासकार या जो नवीन इतिहासकारों की एक पीढ़ी आई है,
उसके हिसाब से बात करें तो आधुनिक आरंभिक मध्यकाल का संबंध है 6ठी से 13वीं सदी ईस्वी का भारतीय इतिहास। तो इसी समय एक प्रमुख राजपूत राजवंश आया जिसने उत्तर भारत को हर्षवर्धन के पश्चात एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और जिसने उत्तर भारत को विदेशी आक्रमण से, विशेषकर अरब आक्रमण से बचाने का, रक्षा करने का सफल प्रयास किया। तो ये राजपूत राजवंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। कहां से थे यह? तो हमें यह मानना है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है वस्तुतः मूल रूप से दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात क्षेत्र के निवासी रहे होंगे, है ना। लेकिन एक अभिलेख है, पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। इसमें हमें एक राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत मिलता है, अग्निकुल। और यह सिद्धांत कहता है कि 4 राजपूत वंश हैं, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य या सोलंकी। इनकी उत्पत्ति माउंट आबू पर्वत पर हुई है। अग्नि कुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो 4 राजपूत राजवंश, एक बताया प्रतिहार, दूसरा बताया परमार, तीसरा बताया चौहान और चौथा बताया गुजरात का चालुक्य या सोलंकी। तो अग्निकुंड, वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया है। बट ऐसा ऐतिहासिक रूप से कुछ भी सिद्ध नहीं है। ऐतिहासिक रूप से हमें क्या जानकारी मिली कि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात में एक क्षेत्र रहा होगा, वहीं के ये मूल रूप से निवासी थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने क्या माना है कि ये एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में इनका भारत में प्रवेश हुआ था, एक हूण आक्रमणकारियों के रूप में इनका प्रवेश हुआ था। ये हूणों की एक शाखा रहे होंगे और बाद में चलकर इन्होंने स्वयं को राजपूत कहना आरंभ किया। लेकिन अधिकांश इतिहासकार क्या मानते हैं कि यह मूल रूप से भारत के निवासी थे। इनफैक्ट आपको यह भी बता दें कि इन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को लक्ष्मण का वंशज कहा है, राम के भाई लक्ष्मण का वंशज कहा है। इनफैक्ट जो प्रतिहार शब्द होता है, प्रतिहार, इसका अर्थ होता है क्या? द्वारपाल। द्वारपाल, इसका यही अर्थ होता है। लक्ष्मण के वंशज थे या नहीं, इस पर तो ऐतिहासिक वाद विवाद हो सकता है, लेकिन सही अर्थों में, वास्तविक अर्थों में विद्यार्थियों, इन लोगों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई। किस संदर्भ में मैं कह रहा हूं द्वारपाल? यहां मैं कोई निम्न कोटि के संदर्भ में द्वारपाल नहीं कह रहा हूं, इनको मैं सकारात्मक संदर्भ में द्वारपाल कह रहा हूं। कैसे? द्वारपाल का कार्य होता है जिस भवन में वह द्वारपाल का कार्य कर रहा है उसकी रक्षा करना, शत्रु को, चोर को प्रवेश नहीं करने देना। और इस संदर्भ में या इस परिभाषा के आधार पर हम इनके शासन काल को परखें, जांचें, तो हमें पता चलता है कि इन्हें द्वारपाल, इन्होंने सही अर्थों में द्वारपाल की भूमिका निभाई। कैसे? तो अरब आक्रमणकारी भारत में यानी उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि में प्रवेश करना चाह रहे हैं, बार बार प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको रोकने का जो सफल प्रयास किया है वो कौन है? वो है प्रतिहार। तो इस संदर्भ में मैं क्या कह रहा हूं इन्हें कि यस, भले ही यह लक्ष्मण के वंशज रहे हों या न रहे हों, लेकिन वास्तविक अर्थों में इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप, विशेषकर उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण के लिए इन्होंने द्वारपाल की ही भूमिका का कार्य किया था, है ना। तो ये इनकी 3 शाखाएं थी, मांडव्यपुर या मेदांतक जो कि जोधपुर राजस्थान के पास में है, और ये इनकी पहली शाखा थी। उसके बाद दूसरी भृगुकक्ष यानी गुजरात में, और जो तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है अवंती या उज्जैन और कन्नौज। तो हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है डियर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इस राजवंश के जो पहले राजा हैं, संस्थापक हैं, जो कि मांडव्यपुर या मेदांतक शाखा से संबंधित है, उनका नाम था हरिश्चंद्र, है ना। अब हम लोग अपने वाले में आ जाते हैं। अपने वाले में अर्थात अवंती या उज्जैन और कन्नौज, यहाँ के जो आपको संस्थापक देखने को मिलने वाले हैं उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। और इन्होंने क्या किया?
गुजरात में अरब आक्रमणकारी पहुंच चुके हैं, उनका नाम था जुनैद और तामिन। जुनैद और तामिन को पराजित कर दिया। कौन पराजित किया? उत्तर है नागभट्ट प्रथम। और इनकी राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी थी उज्जैन। उसके बाद आ गए काकुस्थ, देवराज नहीं जानना है, वत्सराज। वत्सराज ये पहले ऐसे प्रतिहार शासक हैं जो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए क्या चल रहा है? चल रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष अर्थात तीन राजवंश हैं, तीन राजवंश के राजा जो हैं 100-150 साल से भी अधिक समय तक लड़ाई करते हैं आपस में। क्यों करते हैं? ताकि कन्नौज पर उनका नियंत्रण हो। और वह तीन राजवंश कौन है? तो एक तो आपको प्रतिहार पता चल ही गया, उसके बाद बंगाल और बिहार के हैं पाल वंश के शासक, और दक्कन अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक के हैं राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये तीनों राजवंश के राजा आपस में काफी लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ते रहते हैं और इनका लक्ष्य यही था कि कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त किया जाए। तो इस संदर्भ में आपको ये जान के रखना है कि पहले ऐसे कौन से शासक हैं, कहां के? गुर्जर प्रतिहार के, जिन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। तो इसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर है वत्सराज। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब पहुंच चुके हैं हम लोग क्या? नागभट्ट द्वितीय। ये पहले ऐसे शासक हैं प्रतिहारों के जिन्होंने महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि ली। कौन? नागभट्ट द्वितीय महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण करते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज को। तो कन्नौज को राजधानी बनाने वाला जो पहला प्रतिहार वंश का शासक है, उसका क्या नाम था? उसका नाम था नागभट्ट द्वितीय। यह पाल राजा को तो पराजित करने में सफल रहते हैं, लेकिन यह किससे पराजित हो जाते हैं? यह पराजित हो जाते हैं राष्ट्रकूटों से। ऐसी ही कहानी यहां पर भी हुई थी कि वत्सराज जो है पाल शासक, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित करते हैं, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों पराजित हो जाते हैं। और ऐसा ही हिस्ट्री यहां पर भी रिपीट हुआ। अब थोड़ा प्रतिहारों के लिए बुरे दिन आ चुके हैं, लेकिन यह बुरा दिन लंबा नहीं चलने वाला है। बुरा दिन रामभद्र एक कमजोर शासक है और यह पाल राजा से हार भी जाते हैं, और उस पाल शासक का नाम था देवपाल। कहा जाता है कि इनको कन्नौज छोड़ना पड़ा और इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाई। ग्वालियर राजधानी हो या न हो, इतना तो आपको ध्यान देना ही है कि ग्वालियर जो है कन्नौज उज्जैन के प्रतिहार राजाओं की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में तो अवश्य ही कार्य करती थी। तो रामभद्र अब आ रहे हैं, रामभद्र के पुत्र जो कि प्रतिहार राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली या महानतम शासक थे। महानतम शासक थे और इनकी महानता का विवरण, इनके शक्ति का, इनके वैभव का विवरण केवल भारतीय इतिहासकारों ने ही नहीं, वरन अरबी यात्रियों और इतिहासकारों ने भी बताया है। कहने कौन है बताने वाले? तो एक अरब यात्री है जिसे भारत में दर्जा दिया गया है प्रथम अरब यात्री, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुलेमान। सुलेमान यह जो है इस मिहिर भोज, है ना, मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा पर आते हैं। तो इस वंश के सर्वाधिक प्रतापी, शक्तिशाली, महानतम राजा मिहिर भोज हैं। 9वीं सदी में ये शासन कर रहे हैं और काफी लंबा इनका शासन काल है। और इनके समय में एक यात्री आए, क्या नाम है उनका? सुलेमान। अरब यात्री हैं और उन्होंने इनकी सेना की विशालता के बारे में बताया है और यह भी कहा है कि भारत में यदि इस्लामी शक्ति को कोई रोक के, उसके प्रसार को कोई रोकने वाला इस वक्त है तो वो कौन है? मिहिर भोज। इन्होंने इनकी अश्व सेना का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। कहते हैं सुलेमान कि इनके पास एक विशाल काय, है ना, भारी संख्या वाली युक्त अश्व सेना है और वह अश्व सेना काफी
प्रभावी है। तो कौन है भाई ये? राजा का नाम है मिहिर भोज। हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, इनका एक अभिलेख है और वह अभिलेख हमें मिला है ग्वालियर, और उस समय के ग्वालियर को कहा जाता था गोपाद्री या गोपागिरी या गोपाचल। तो ग्वालियर में हमें ये ग्वालियर के किले के अंदर में ये हमें क्या है, हमें ये अभिलेख मिला है और उस अभिलेख को कहा गया है ग्वालियर अभिलेख या चतुर्भुज मंदिर अभिलेख भी कभी कभी लोग कहते हैं, क्योंकि चतुर्भुज मंदिर वहां पर है, उसी के पास में ये अभिलेख मिला है। लेकिन ज्यादातर नाम क्या प्रचलित है? ग्वालियर अभिलेख। और इस अभिलेख के, ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति है ना, के लेखक कौन है? तो लेखक है बालादित्य। बालादित्य लेखक है। तो इसमें हमें प्रतिहार शासकों की वंशावली के बारे में जानकारी मिल रही है, थोड़ी जानकारी मिहिर भोज के बारे में पता चल रहा है, और हमें यह भी पता चल रहा है कि मिहिर भोज जो है यह वैष्णव पंथ के संस्थापक थे। इन्होंने उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। माना जाता है कि राजस्थान के चहमान, राजस्थान के गुहिल, राजस्थान के चहमान वंशी, राजस्थान के गुहिल वंशी है ना, मालवा के परमार भी आप कह लीजिए, चंदेल, बुंदेलखंड के चंदेल कह लीजिए, है ना, ये सारे के सारे इनके सामंत थे और इन्होंने पाल राजा को भी पराजित किया था। पाल राजा को भी पराजित किया था और राजधानी फिर से क्या हो गई है? राजधानी हो गई है कन्नौज। तो प्रतिहार राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हो गए? तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हो गए मिहिर भोज। इनकी कुछ उपाधियां भी हैं, जैसे इनकी एक उपाधि है आदि वराह, है ना, आदि वराह इनकी एक उपाधि है। इसके अलावा एक और उपाधि मिलती है प्रभास। कहा जाता है कि स्कंद पुराण का एक खंड है प्रभास खंड, है ना, स्कंद पुराण का एक खंड है प्रभास खंड। वह प्रभास खंड इन्हीं को डेडिकेटेड है, इन्हीं को समर्पित है। कहां है वो प्रभास खंड? तो इसका उत्तर है स्कंद पुराण। क्लियर? चलिए तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पहुंच गए महेंद्रपाल और महीपाल जैसे शासक। महेंद्रपाल और महीपाल के दरबार में एक महान विद्वान, संस्कृत भाषा के महान विद्वान निवास कर रहे हैं, राजशेखर। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जैसे बाल भारत, बाल रामायण, विद्वसाल भंजिका, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, है ना। हालांकि विद्वसाल भंजिका और काव्य मीमांसा इन्होंने यहां नहीं लिखा है, कन्नौज में नहीं लिखा है, त्रिपुरी में जाकर लिखते हैं, बट ये संस्कृत भाषा के इन्हें महान विद्वान का दर्जा प्राप्त है। राजशेखर रचनाएं काव्य मीमांसा, विद्वसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत और कर्पूर मंजरी, ये सब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। माना जाता है कि इस राजवंश के जो अंतिम महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हैं वह कौन थे? महीपाल प्रथम। और अभी भी त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, क्योंकि यहां पर महीपाल प्रथम जो है यह राष्ट्रकूट शासक के हाथों पराजित होते हैं। क्लियर ना? राष्ट्रकूट शासक हैं इंद्र तृतीय, उनके हाथों यह पराजित होते हैं। तो ये संघर्ष अभी भी चल ही रहा है। अब आइए राज्यपाल। राज्यपाल के समय कन्नौज पर आक्रमण होता है, एक तुर्क आक्रमणकारी है और उनका नाम था वो तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी। तो जब कन्नौज पर किसका शासन चल रहा है? राज्यपाल का शासन चल रहा है। तो उस समय आक्रमण किस तुर्क आक्रमणकारी का हुआ? महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और राज्यपाल युद्ध भूमि से या बिना लड़ाई किए ही युद्ध भूमि से निकल जाते हैं। और इसमें किसी एक व्यक्ति को गुस्सा आएगा और उस जो व्यक्ति है जिसे गुस्सा आया उसका नाम था चंदेल शासक विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल क्या करेंगे राज्यपाल के साथ, ये हम आपको चंदेल राजवंश जब टॉपिक कवर करेंगे उस वक्त मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतना तो है कि राज्यपाल किससे पराजित हो रहे हैं? तो राज्यपाल पराजित हो रहे हैं
तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से। यशपाल इस राजवंश का अंतिम शासक माना गया है। यशपाल को इस राजवंश का अंतिम शासक माना जाता है। अब यहाँ के जो शासक, यहाँ के जो राजा हैं डियर, यानी ये जो प्रतिहार शासक हैं, ये कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। कला संस्कृति के महान संरक्षक थे। इन्होंने मंदिर निर्माण, इन्होंने मूर्ति निर्माण और इन्होंने साहित्य, संगीत, सभी को क्या दिया? संरक्षण दिया। सभी को संरक्षण दिया। मंदिर के संदर्भ में देखें तो मिहिर भोज के शासन काल में ग्वालियर के किले में प्रसिद्ध तेली का मंदिर का निर्माण होता है। तेली का मंदिर। और उसी ग्वालियर के किले में चतुर्भुज मंदिर का भी निर्माण होता है। और ये किसके शासन काल में हो रहा है? उत्तर है मिहिर भोज के शासन काल में। इसके अलावा मुरैना जिले में 200 मंदिरों का एक समूह है जिसे बटेश्वर मंदिर का समूह कहते हैं। 200 मंदिरों का समूह है जिसे बटेश्वर मंदिर का समूह कहा गया है। और उसी मुरैना जिले में एक और स्थान है नरेसर या नरेश्वर मंदिर समूह। तो यहाँ लगभग 8 या 9 मंदिर मिले हैं, लेकिन ये जो बटेश्वर है ये लगभग 200 मंदिर है यहाँ पर। और इन मंदिरों का निर्माण किनके समय में हुआ है? तो प्रतिहार राजाओं के समय में हुआ है। क्लियर? तो ये जान गए। मंदिर स्थापत्य कला से ही जुड़ा हुआ है क्या? मूर्ति स्थापत्य कला। इन्होंने हिंदू देवी देवता, अप्सरा, सालभंजिका इत्यादि की जो है बड़े ही खूबसूरत तरीके से मूर्तियां बनाई गई। एक मूर्ति जो कि आज ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में रखा गया है, जिसे सालभंजिका की मूर्ति कहा गया है, उस मूर्ति का भी निर्माण, जो कि विदिशा से मिली थी, उस मूर्ति का भी निर्माण जो है प्रतिहार राजाओं के समय ही हुआ था। साहित्य के बारे में आप हमसे जान चुके हैं। राजशेखर की रचनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। मंदिर स्थापत्य कला और मूर्तियों को देखने से यह जानकारी मिलती है कि प्रतिहार राजाओं ने संगीत कला के विविध रूपों को संरक्षण प्रदान किया था। तो हमने टॉपिक फिनिश कर लिया क्या? आपका एक मैंने आधार बना दिया। किसका आधार? प्रतिहार राजवंश का जो आपका एक आधार तैयार हो गया। शाखाओं के बारे में जान गए, क्षेत्र जान गए, प्रमुख शासक के बारे में जान गए, उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में मैंने बताया, और इसके बाद मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इनकी कला और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां। अब आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं खजुराहो के चंदेल या बुंदेलखंड के चंदेल या फिर जेजाक भुक्ति के चंदेल। जेजाक भुक्ति के क्या? चंदेल। विद्यार्थियों, ये जो चंदेल शासक हैं ये आरंभ में गुर्जर प्रतिहार, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार राजाओं के सामंत थे। लेकिन जब प्रतिहार शासक कमजोर हो गए तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बुंदेलखंड क्षेत्र में या जिजाक भुक्ति के क्षेत्र में इन्होंने कला और संस्कृति के विकास को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया। इनकी राजधानी परिवर्तित होती रही है। इनकी राजधानी खजुराहो, इनकी राजधानी कालिंजर है ना, इनकी राजधानी महोबा भी रही, लेकिन खजुराहो इनकी एक मुख्य राजधानी थी और सांस्कृतिक राजधानी तो खजुराहो ही थी। किसी जमाने में यहाँ पर 85 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। अभी यहाँ पर 23 या 22 मंदिर के अवशेष मिले हैं। और यदि आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा मध्य प्रदेश से संबंधित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, तो उसमें मैंने खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के बारे में प्रमुख मंदिरों को समझाने का प्रयास किया है। तो कहाँ शासन कर रहे हैं ये आपको पता चल गया। इन्हें जेजाक भुक्ति का चंदेल क्यों कहा गया है अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। खजुराहो के चंदेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी राजधानी क्या है? खजुराहो। बुंदेलखंड का चंदेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आरंभिक मध्यकाल में इन्होंने बड़े ही सशक्त रूप से शासन किया था। चलो, तो अब इनके उद्भव के बारे में जरा बात करें। तो इनके अभिलेख मिले हैं, कई स्थानों से अभिलेख मिले हैं, और एक अभिलेख जो खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर में मिला है
धंगदेव का वह अभिलेख है ना, और उसके जो रचनाकार हैं वो राम और माधव हैं। उससे हमें जानकारी मिलती है कि चंदेल राजाओं ने स्वयं को चंद्रवंशी घोषित किया था। चंद्रवंशी, इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंदेल राजाओं ने माना कि इनके पूर्वज कौन है, चंद्रमा और हेमवती। हेमवती कौन है, तो काशी में रहने वाले एक विद्वान है, उनकी एक विधवा पुत्री है। उनका मिलन किनके साथ होता है, हेमवती का चंद्रमा के साथ होता है, और उनसे जो पुत्र हुआ वही क्या कहलाया, वही जो है चंदेलों का आदि पुरुष कहलाने वाला है। तो इन्होंने स्वयं को क्या कहा है, चंद्रवंशी कहा है। अब एक अंग्रेजी इतिहासकार है, उनका नाम है विंसेंट स्मिथ। इन्होंने माना कि वस्तुतः चंदेल जो है यह मनियागढ़ के निवासी हैं। मनियागढ़ है ना, कहां पर है भाई ये मनियागढ़, तो ये छतरपुर में है ये मनियागढ़। क्यों कहा इन्होंने क्यों आखिर स्मिथ ने इन्हें मनियागढ़ का मूल निवासी माना, तो इनकी जो कुल देवी है वह मनिया माता है, और मनिया माता का जो मंदिर है आपको मनियागढ़ में देखने को मिलेगा। तो इसके आधार पर विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या माना है, इनका जो मूल निवास माना है वो क्या माना है, वो माना है मनियागढ़। और कहां पर है मनियागढ़, छतरपुर जिला। तो आओ अब हम लोग प्रमुख शासकों के बारे में कुछ नाम जान लें। यहाँ बहुत सारे शासकों की सूची है, आपको सब राजाओं के बारे में नहीं जानना है। हाँ, यदि आप डिटेल जानने के एकदम इच्छुक है तब तो उसके लिए फिर आपको मेरी जो है ऑफलाइन क्लास में आनी पड़ेगी। जो मेरी ऑफलाइन क्लास में रहे हैं उनको पता ही है कि मैं कितना डिटेल वहां पर पढ़ाता हूँ। हर एक राजा के बारे में लगभग हम लोग कुछ ना कुछ जान लेते हैं, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है अभी। अभी आपका एक आधार बना रहे हैं, बेस बनाया जा रहा है। सीरीज का नाम ही है फाउंडेशन सीरीज। तो देखिए इस वंश के पहले राजा है नन्नुक, और ये लगभग 831 से 848 ईस्वी के मध्य शासन कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, तो खजुराहो बुंदेलखंड में कर रहे हैं। और ये स्वतंत्र शासक नहीं है, वरण किसके सामंत है, प्रतिहारों के ये सामंत है, उनके अधीन है ना, प्रतिहारों के। तो संस्थापक तो हो गए वंश के नन्नुक। उसके बाद आए वाकपति। ध्यान दीजिएगा ये वाकपति मुंज नहीं है, ये वाकपति चंदेल है, और इन्होंने विंध्य क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बड़े ही शक्ति से स्थापित किया था। इसलिए अभिलेखों में वाकपति को क्या कहा गया है कि विंध्य क्षेत्र इनकी क्रीड़ा स्थली है। फिर आए दो भाई जय, मैं इन्हें कहता हूं जय और वीरू की जोड़ी, जय शक्ति और विजय शक्ति। तो जय शक्ति का एक और नाम मिलता है क्या, जेजा। जेजा है ना, माना गया है, ऐसा इतिहासकार यह मानते हैं कि ये पहले ऐसे चंदेल शासक हैं जिन्होंने बुंदेलखंड में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। कहां, बुंदेलखंड में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। कौन, जय शक्ति या जेजा। तो इसी कारण से जिस क्षेत्र में चंदेल शासन कर रहे हैं क्या नाम पड़ गया, जेजाक भुक्ति। तो ये ध्यान से आपको याद रखना है, क्यों नाम पड़ा जेजाक भुक्ति, अब समझ में आया। और ये जेजाक भुक्ति का अर्थ समझिए एक तरह से क्या, बुंदेलखंड। तो क्यों नाम पड़ा ये आपको एक आइडिया मिल गया। जय शक्ति या जेजा के नाम पर चंदेलों द्वारा जो शासित क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, जेजाक भुक्ति। उसके बाद विजय शक्ति, राहिल, ये सब हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ राहिल्य सागर महोबा के पास बनवाया था। राहिल्य सागर, इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था पंचायतन शैली में। कहा जाता है कि इनकी पुत्री या फिर इनकी बहन थी नट्टा देवी, और उनका विवाह होता है त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के साथ, है ना। माना गया है कि या तो इनकी पुत्री थी या तो इनकी बहन थी, और उनका विवाह कहाँ होता है, नाम था नट्टा देवी, विवाह होता है त्रिपुरी के कलचुरी शासक, जो कि त्रिपुरी का कलचुरी वंश का पहला प्रतापी शासक है, पहला महत्वपूर्ण शासक है, और नाम है कोक्कल प्रथम। आइए अब ये है हर्ष। हर्ष जो है इन्होंने विवाह किया चौहान वंश की राजकुमारी कंचुका देवी के साथ।
है ना, कहां से, चौहान वंश। बट अब ये कौन सी चौहान वंश वाले हैं? राजस्थान में कई सारे चौहान वंशी हैं, जैसे नड्डुल के चौहान हैं, अजय मेरू और शाकंभरी के चौहान हैं। तो ये जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन इन्होंने ये कहा विवाह कर रहे हैं, तो विवाह कर रहे हैं ये चौहान वंश की कन्या है, राजकुमारी है कंचुका देवी। इन्हें मैं मानता हूं, इन्हें मैं चंदेल वंश का चंद्रगुप्त प्रथम मानता हूं। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त राजवंश के पहले महत्वपूर्ण शासक, जिन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। कुछ ये भी वैसा ही कार्य कर रहे हैं। कौन भाई? हर्ष। ये याद रखेंगे आप, है ना, क्लियर ये। चलिए अब और क्या जानते हैं हर्ष के बारे में? तो हर्ष के बारे में ये जानना है कि इन्होंने खजुराहो में मातंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मातंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मातंगेश्वर जो कि भगवान शिव का मंदिर है। अब आते हैं यशोवर्मन। इन्हें मैं चंदेल का समुद्रगुप्त मानता हूं। इन्होंने उत्तर भारत के उस समय के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे, उन सबको पराजित किया था। चाहे वह उधर आपके बंगाल के तरफ पाल हो, उनको पराजित किया, इधर आपके परमार में सियक द्वितीय हो, उन्हें पराजित कर दिया, राजस्थान पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। क्लियर? तो ये उस समय के क्या, उस समय के मैं इनको क्या मानता हूं, उस समय का यह चंदेलों का ये समुद्रगुप्त है। कौन है भाई? ये यशोवर्मन। 925 से 950 ईस्वी के मध्य यह शासन करते हैं। और इनका एक और नाम मिलता है लक्ष्मण वर्मन। लक्ष्मण वर्मन। तो इन्होंने खजुराहो में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस मंदिर को क्या कहा गया है? लक्ष्मण मंदिर या फिर चतुर्भुज मंदिर। और उसमें विष्णु की 4 मुखी प्रतिमा आपको देखने वाली वैकुंठ विष्णु की त्रिमुखी प्रतिमा है, इनफैक्ट वो आपको देखने को मिलती है। तो चतुर्भुज मंदिर या लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का निर्माता कौन? तो निर्माता है यशोवर्मन। अब आ रहे हैं धंगदेव। धंगदेव, इन्होंने भी उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, और इनका शासन काल जो है काफी लंबा है। लगभग 950 से लेकर 1000 या 1001 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कहां? बुंदेलखंड के बड़े हिस्से पर, और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करके रखा था। कौन है ये? ये है धंगदेव। और धंगदेव ने खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया। उसमें से सर्वप्रमुख मंदिर था विश्वनाथ मंदिर। और फिर इन्हीं के अधिकारी ने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इन्हीं के समय में खजुराहो के पूर्वी हिस्से में जैन मंदिर, जिसे आदिनाथ का मंदिर कहा गया, उसका निर्माण करवाया, और बाद में उस मंदिर को पार्श्वनाथ के नाम से जाना गया है। तो ये थे धंगदेव। फिर आ गए गंडदेव। तो गंडदेव के समय खजुराहो में कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे जगदंबिका मंदिर और जैसे चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण, और चित्रगुप्त जो मंदिर है यह सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। और जगदंबिका मंदिर, जिसमें पार्वती देवी, पार्वती की मूर्ति है। तो ये सब मंदिरों का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। अब आ रहे हैं विद्याधर चंदेल। बड़े ही महत्वपूर्ण है। लगभग 1003 से लेकर 1029 ईस्वी के मध्य, या फिर एक दूसरे स्रोत में हमें क्या जानकारी मिलती है कि 1015 या 18 से लेकर 1035 ईस्वी के मध्य शासन कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ये माना गया है। तो 1003 से 1029 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया, और ये भारत के एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने 2 बार सफलतापूर्वक महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया और अपने राज्य की रक्षा की। अपने राज्य की रक्षा कर रहे हैं। तो 2 बार महमूद गजनवी इनके राज्य पर आक्रमण कर पाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, है ना। तो अपने राज्य को ये बचाने में सफल रहे। कौन? विद्याधर चंदेल। चलिए अब
इन्हीं के समय में खजुराहो का सर्वप्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर खजुराहो का सर्वप्रसिद्ध मंदिर है, इसके निर्माता कौन थे? तो इनके निर्माता है विद्याधर चंदेल। तो आइए आगे बढ़े। अब इसके बाद थोड़े से कुछ कमजोर शासक आ रहे हैं, विजयपाल, है ना, देववर्मा। और देववर्मा जो है यह कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण या कर्ण के हाथों पराजित हो जाते हैं, लेकिन उनका बदला लेने के लिए आ रहे हैं कौन? कीर्तिवर्मा या कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मा ने क्या किया? अपने मित्र की सहायता से कलचुरी शासक कर्ण या कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण को पराजित किया था, लक्ष्मीकर्ण को पराजित किया था। इनके दरबार में कौन रह रहे हैं? कृष्ण मिश्र, जिन्होंने एक रचना लिखी प्रबोध चंद्रोदय। तो कीर्तिवर्मा के दरबार में है कौन? कृष्ण मिश्र, एक महान कवि हैं और इन्होंने रचना की प्रबोध चंद्रोदय की। और कीर्तिवर्मा ने किसे पराजित किया? कीर्तिवर्मा ने पराजित किया गांगेदेव के पुत्र लक्ष्मीकर्ण को, है ना। इन्होंने ये त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक थे गांगेदेव, उनका शासनकाल प्रसिद्ध है सिक्कों के लिए। तो गांगेदेव के सिक्कों के अनुरूप इन्होंने भी अपना सिक्का चलाया था। कौन? कीर्तिवर्मा। फिर आए संलक्षण वर्मा, जय वर्मा, पृथ्वी वर्मा, है ना, मदन वर्मा। मदन वर्मा ने भी क्या किया था? मदन वर्मा ने भी त्रिपुरी के कलचुरी शासकों को पराजित किया था और बघेल खंड के कुछ हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। खजुराहो में इन्होंने भी मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन? मदन वर्मा। अब आ गए परमार्दी देव। परमार्दी देव, परमार्दी देव 2 या 3 कारणों से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक है महोबा का युद्ध। महोबा के निकट एक युद्ध हो रहा है, लगभग वह जो युद्ध हो रहा है 1182 में हो रहा है, और इसमें इनकी ओर से लड़ने वाले हैं बुंदेलखंड के 2 बहादुर योद्धा आल्हा और ऊदल। तो इस महोबा के युद्ध में परमार्दी देव पराजित हो जाते हैं। किससे? तो पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से यह पराजित हो रहे हैं। कौन सा युद्ध? महोबा का युद्ध। और परमार्दी देव की ओर से लड़ने वाले कौन है? तो बुंदेलखंड के 2 बहादुर योद्धा, नाम है आल्हा और ऊदल। तो ये एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा, परमार्दी देव को बालोपी नेता भी कहा गया है। बालोपी नेता, युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में, युवा अवस्था नहीं, बाल्यावस्था में ही ये शासक बन गए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? बालोपी नेता। समझ गए? इसके अतिरिक्त ये कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों पराजित हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनका पुत्र जो है आगे चलकर वापस जो है तुर्क आक्रमणकारियों को अपने राज्य से बाहर निकालने में सफल होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों ये पराजित हो गए। कौन? परमार्दी देव। फिर इनके दरबार में एक कवि रह रहे हैं, उनका नाम है जगनिक, और जगनिक ने रचना की आल्हा खंड की, आल्हा खंड की, और क्या, या फिर आप कह सकते हैं एक और रचना परमाल रासो की रचना की जगनिक ने। इसमें आपको बुंदेली, ब्रज और संस्कृत का थोड़ा सा मिश्रण देखने को मिलता है। और ये जो आल्हा खंड है, इस रचना को मौखिक परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाया गया, और इसी आल्हा खंड पर आधारित है बुंदेलखंड का आल्हा गायन। और आल्हा गायन के बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बातचीत तो किया ही है। तो क्या बता दिया आपको डियर? परमार्दी देव के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी। तो इसी के साथ मैंने कौन सा टॉपिक फिनिश कर लिया? टॉपिक फिनिश कर लिया आपका चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश की कला और संस्कृति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में समझ के रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है राजवंश, वो है क्या? वह है परमार वंश। कहां के परमार हैं ये? तो ये है मालवा के परमार।
ठीक है, मालवा, या फिर इनकी आरंभिक राजधानी क्या थी, उज्जैन, तो इन्हें उज्जैन का परमार भी कहा जाता है, और फिर बाद में चलकर इनकी राजधानी क्या हो गई, धार। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ अग्निकुल सिद्धांत लिखा हुआ है। अग्निकुल सिद्धांत है क्या, मैं आपसे ऑलरेडी इस विषय पर बातचीत कर चुका हूं प्रतिहार राजवंश के समय, कि 4 राजपूत की उत्पत्ति माउंट आबू पर्वत राजस्थान वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से हुई है, ऐसा कुछ लोगों ने माना है, बट ऐतिहासिक रूप से यह सिद्धांत अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है ना। चलिए तो अब आते हैं कुछ इनके प्रमुख राजाओं का नाम जरा देखें। तो इस राजवंश के जो संस्थापक हैं, 790 का जो दशक है, 790 का दशक, इसी समय आ चुके हैं राजा कौन, उपेंद्र या कृष्णराज, तो संस्थापक हैं उपेंद्र। इसके बाद फिर कई सारे राजा आए, जैसे कौन आने वाले हैं राजा, आने वाले हैं आपके वैरी सिंह आ रहे हैं, सियक प्रथम आ रहे हैं, तो कई सारे बीच में राजा आ रहे हैं, हम लोग को उनके बारे में नॉर्मली नहीं जानना है। अब आ गए क्या, सियक द्वितीय, ये पहले बड़े महत्वपूर्ण शासक हैं, सियक द्वितीय या सियक परमार। इन्होंने हूण मंडल के हूण राजाओं को पराजित करने का प्रयास किया था। हूण मंडल, ये जो हूण मंडल है ये कहां से कहां तक था, तो हूण मंडल जो है ये आज के नर्मदापुरम से महू के बीच में नर्मदा नदी का उत्तरी हिस्सा हूण मंडल का कहलाता था। यहाँ पर हूण राजकुमार शासन कर रहे थे और उनको पराजित करने का कार्य कौन किया, तो उत्तर है सियक द्वितीय ने किया। इसके अतिरिक्त इनकी सेनाएं अब राजस्थान के गुहिल राजवंश के क्षेत्र में, राजस्थान के चौहान राजाओं के क्षेत्र में भी पहुंचना आरंभ हो चुका है। गुजरात में भी जो है इनकी सेना पहुंच रही है। गुजरात के चालुक्यों को इन्होंने पराजित किया था, लेकिन यह खुद जो है चंदेल शासक यशोवर्मन के हाथों पराजित हो जाते हैं। अब आइए, सियक द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, गोद लिया है, और नाम है वाकपति मुंज, बड़े शक्तिशाली हैं। इन्होंने तो प्रतिहारों को कलचुरियों को पराजित किया, प्रतिहारों को भी इन्होंने पराजित किया, और कहा जाता है उज्जैन को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया था प्रतिहार राजाओं को पराजित करके। कौन, मुंज या वाकपति मुंज या वाकपति द्वितीय, यानी इससे पहले सियक द्वितीय, वाकपति द्वितीय, इससे पहले सियक प्रथम, वाकपति प्रथम और वैरी सिंह प्रथम जैसे शासक भी थे, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दी। तो वाकपति मुंज माना गया है, एक किताब लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि, और जिसके लेखक हैं मेरु तुंग, गुजरात के ये जैन विद्वान थे। उस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा कि सियक द्वितीय को एक नवजात शिशु मुंज घास पे पड़ा हुआ मिला, उन्होंने उसको उठाया, उसका लालन पालन किया, इसलिए इनका एक और नाम क्या है, मुंज, या मुंज परमार भी कहते हैं या वाकपति मुंज कहते हैं। बड़े शक्तिशाली राजा हैं। इन्होंने भी अपने पिता के समान हूण मंडल के राजाओं को पराजित किया, और इनकी सेना पहुंच गई है कहां, राजस्थान के दक्षिण राजस्थान में पहुंच चुकी है, और वहां दक्षिण राजस्थान यानी आपका मेवाड़ वाले क्षेत्र में पहुंच चुकी है, और वहां गुहिल राजवंश का शासन है, उनको पराजित किया। इसके बाद इनकी सेनाएं माउंट आबू को क्रॉस करती हुई जोधपुर की ओर पहुंच गई, और वहां पर नड्डुल एक क्षेत्र है जोधपुर के पास, और वहां शासन कर रहे हैं कौन, चौहान या चहमान वंश के शासक, जाकर उनको भी पराजित किया और दक्षिण राजस्थान का कुछ हिस्सा जीत लिया। तो गुहिल राजवंश को पराजित किया, नड्डुल चौहान वंश कहां की शाखा, नड्डुल शाखा, वहां उसको पराजित किया, दक्षिण राजस्थान के कुछ क्षेत्र को जीता, और इतना ही नहीं, त्रिपुरी के कलचुरी शासक को भी इन्होंने पराजित किया, हूण मंडल के शासकों को भी इन्होंने पराजित किया। 6 बार, ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 6 बार इन्होंने कल्याणी के चालुक्य शासक हैं, उनका नाम था तैलप द्वितीय, उनको पराजित किया था। कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी किधर है, कर्नाटक में,
तो एक नया राजवंश अस्तित्व में आ चुका है, कल्याणी का चालुक्य वंश। राष्ट्रकूट के बाद यही राजवंश कहाँ शासन कर रहा है? महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, और इसके संस्थापक थे तैलप द्वितीय। तो तैलप द्वितीय को वाकपति मुंज ने 6 बार पराजित किया। 7वीं बार जो है जब वाकपति मुंज तैलप द्वितीय के राज्य में गए, लेकिन वहां ये पराजित हो जाते हैं, इन्हें कारागार में डाल दिया जाता है और वहां फिर इन्हें बाद में चलकर मार दिया जाता है। कौन थे ये? वाकपति मुंज, बड़े शक्तिशाली राजा थे। इनके दरबार में कई सारे कवि हैं, कई सारे लेखक रह रहे हैं, जैसे जैसे रह रहे हैं पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध। पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध। तो हमारे लिए हलायुद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है। हलायुद्ध इन्होंने मृत संजीवनी, कवि रहस्य जैसे पुस्तकों की रचना की थी। मृत संजीवनी के रचनाकार है हलायुद्ध, और किसके दरबार में है? तो आंसर है वाकपति मुंज के दरबार में। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आए वाकपति मुंज के भाई, है ना, ये सियक द्वितीय के क्या है भैया? बायोलॉजिकल सन है, अपने पुत्र हैं। लेकिन सियक द्वितीय ने राजा घोषित किया था किसे? वाकपति मुंज को, ये याद रखना है। अब इसके बाद आ गए सिंधुराज, जो कि भाई हैं किनके? वाकपति मुंज के। तो पहली बार तो ये तो बदला लेंगे। किसका बदला? अपने भाई की पराजय और हत्या का बदला। कहां पहुंच गए? पहुंच गए ये कल्याणी के चालुक्य वंश के क्षेत्र में, और वहां के राजा को पराजित किया। वहां के राजा को पराजित कर दिया और अपने भाई की पराजय और हत्या का बदला लिया। इसके बाद इन्होंने गुजरात के चालुक्य को भी पराजित किया, और यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं ये। इसके बाद क्या करने वाले हैं? तो ये है कोंकण क्षेत्र डियर। कौन सा क्षेत्र है? इसे कहा गया है कोंकण, और यहां पर शिलाहार वंश के शासक हैं। शिलाहार वंश का शासन चल रहा है। तो शिलाहार वंश के राजाओं को पराजित किया, और इन्होंने निर्णायक रूप से जो हूण मंडल था, याद है आप लोग को, बात कर चुका हूं हूण मंडल, वहां के राजाओं को पराजित कर दिया। निर्णायक रूप से हूण मंडल पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये कौन थे? राजा का नाम आपको बताया, सिंधुराज। इनके दरबार में एक लेखक है पद्मगुप्त, जो कि अपने आप को परिमल कालिदास भी कहते हैं, और इन्होंने सिंधुराज के बारे में एक रचना भी लिखी जिसको कहा गया है नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित। तो यहीं से आपको बता दें डियर, सिंधुराज की एक उपाधि क्या है? नव सहसांक, यानी नवीन विक्रमादित्य। जो भी विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित करता था, तो सामान्यतः एक परंपरा थी कि वो अपने आप को विक्रमादित्य के ट्रेडिशन से जोड़े। तो इन्होंने भी जोड़ा, क्योंकि हूण मंडल के जो हूण शासक थे, उनको निर्णायक रूप से पराजित करने का कार्य कौन कर रहा है? सिंधुराज। तो रचना पद्मगुप्त ने क्या लिखा? नव सहसांक चरित। तो ये याद रखना है। अब आते हैं इस वंश के सर्वाधिक प्रतापी, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक भोज प्रथम। ये वही दौर है जब इन्हीं के समकालीन हैं चंदेल, महान चंदेल शासक विद्याधर चंदेल। और यदि दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में 2 महान चोल शासक आपको शासन करते हुए दिखने वाले हैं। एक का नाम है राजराज प्रथम, और 1014 से 1044 ईस्वी के बीच उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम। तो ये विद्याधर चंदेल, है ना, गांगे देव, कलचुरी के त्रिपुरी वंश के एक बड़े शक्तिशाली राजा हुए थे गांगे देव। और दक्षिण में आपको मैंने नाम लिया राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये सब इनके क्या है? समकालीन है। इसके अलावा भोज जो है यह महमूद गजनवी के भी समकालीन थे। ठीक है, महमूद गजनवी के समकालीन है। कौन कौन है समकालीन? भोज। ठीक है डियर, चलो। तो भोज ने क्या किया है? भोज ने शिलाहार वंश को समाप्त कर दिया और कोंकण पर अपना विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद कोंकण पर विजय प्राप्त किया, इसके अतिरिक्त इन्होंने चालुक्य वंश के राजा को भी पराजित किया। गुजरात का जो या लाट के चालुक्य हैं उसको भी पराजित किया, और लाट के ही चालुक्य नहीं बल्कि उत्तरी गुजरात में एक और चालुक्य राजवंश है जिसे सोलंकी भी कहते हैं, और वहां के राजा थे भीम प्रथम।
उनको भी पराजित कर दिया। तो दक्षिण गुजरात में एक चालुक्य वंश है लाट के चालुक्य, उसको भी पराजित किया। कोंकण को तो पूरा का पूरा जीत ही लिया। उत्तर गुजरात में चालुक्य सोलंकी वंश है, वहां राजा है भीम प्रथम, उसको भी पराजित किया। और माना जाता है कि आरंभ में भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव को भी पराजित किया था, गांगे देव को भी पराजित किया था। लेकिन क्या इनका विद्याधर चंदेल के साथ कोई प्रत्यक्ष टकराव हुआ? तो इसका उत्तर है नहीं। विद्याधर चंदेल के साथ इनका कोई प्रत्यक्ष टकराव की जानकारी नहीं मिलती है। यद्यपि हमें इस समय ग्वालियर क्षेत्र में शासन करने वाले कच्छप घात वंश की जानकारी तो मिलती है और कहा जाता है कि कच्छप घात के राजाओं के साथ इनका टकराव हुआ था और कच्छप घात के राजाओं ने ग्वालियर क्षेत्र में इनकी विजय पताका को रोका था। किसके सहयोग से? विद्याधर चंदेल के सहयोग से। लेकिन क्या विद्याधर चंदेल और भोज के बीच में कोई आमने सामने की लड़ाई हुई है? तो इसका उत्तर है नहीं। राजा भोज का जो शासन काल है छात्रों, वो ज्यादा प्रसिद्ध है कला और संस्कृति के विकास के लिए, है ना। बट इससे पहले आपको एक और जानकारी मैं दे दूं, और वह जानकारी इनके राजनीतिक गतिविधियों से है। और वह जानकारी क्या है कि इस समय पंजाब में एक राजवंश है, राजपूत राजवंश, जिसे कहा गया है हिंदू शाही राजपूत राजवंश कहा गया है। क्या कहा गया है? हिंदू शाही, है ना। और इनकी राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर। और जो शासक रहे होंगे इस समय वे कौन थे? वे थे जयपाल और आनंदपाल। तो आनंदपाल लड़ने के लिए जा रहे हैं किसके विरुद्ध? महमूद गजनवी के विरुद्ध, 1008 और 1009 के आसपास। कौन लड़ने के लिए जा रहा है? आनंदपाल, ठीक ना। और ऐसा माना गया है। और आनंदपाल किस वंश के हैं? हिंदू शाही राजवंश के हैं। ऐसा माना गया है कि आनंदपाल की सहायता के लिए भोज ने अपनी सेना भेजी थी। और आनंदपाल किसके विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं? तो उत्तर है महमूद गजनवी के विरुद्ध। और कौन सा युद्ध था? वय हिंद का युद्ध, वय हिंद का युद्ध। तो इस युद्ध में भोज ने भी अपनी सेना भेजी थी आनंदपाल के सहायता के लिए, तो ये याद रखना था। अब आइए भोज की जो कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। भोज, तो भोज का जो शासन काल है छात्रों, वह सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। कहा भी जाता है भोज को स्कॉलर किंग ऑफ मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के विद्वान शासक का दर्जा इन्हें प्राप्त है। इन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की। अभी वर्तमान में लगभग 35 पुस्तक जो है इनके उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तक हैं सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार यह स्थापत्य कला से है। और सरस्वती कंठाभरण व्याकरण से भी है और काव्य से भी है। सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व, युक्ति कल्पतरु, यह किससे है? तो यह जो है जहाज निर्माण से है। युक्ति कल्पतरु जहाज निर्माण से है। चारुचर्या साफ सफाई से है, साफ सफाई। संजीवनी इतिहास से संबंधित है। नाम मालिका, तो ऐसी बहुत सारी किताबों की इन्होंने रचना की। लेकिन 5-6 किताब तो आपको एकदम याद रखना ही है। सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व, राज मार्तंड, चारुचर्या, युक्ति कल्पतरु, संजीवनी, ये सब क्या है? इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको आपको याद रखना ही है। चलिए, इसके अलावा इनके दरबार में कई सारे क्या है? इनके दरबार में कई सारे जो है वह विद्वान है। कौन है भाई इनके दरबार में विद्वान? जैसे हैं इनके दरबार में धनंजय है, धनिक है ना। और धनपाल है, धनपाल, जो कि धनपाल क्या थे? तो धनपाल जब ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे फर्रुखाबाद के पास और वैदिक धर्म के अनुयायी थे, ये अपने भाई के साथ कहां पहुंचते हैं? तो भोज की राजधानी धार में पहुंचते हैं। और यहां पर इन्होंने जैन पंथ को, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो धनंजय, धनिक, धनपाल,
फिर इनके दरबार में उवट एक कालिदास नाम के भी एक विद्वान रहते थे। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे, 500 विद्वान। तो विद्वानों के महान संरक्षक थे कौन, राजा भोज। इसके अलावा इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कुछ मंदिरों का और भवनों का निर्माण करवाया। जैसे भोजपुर में इन्होंने भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जो कि अपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। धार में सरस्वती या फिर जिसे आज भोजशाला कहा गया है धार में, तो सरस्वती के मंदिर का निर्माण करवाया। और यह एक कॉलेज भी था, संस्कृत कॉलेज भी था। यहाँ पर वाग देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा भी थी। इनफैक्ट कहा भी गया है कि भोज का जो जन्म हुआ है वह बसंत पंचमी के दिन हुआ है और धार में जो भोज उत्सव मनाया जाता है वो वसंत पंचमी के दिन ही मनाया जाता है। तो धार में इन्होंने सरस्वती मंदिर और एक संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया जिसे आज क्या कहा गया है, जिसे आज भोजशाला कहा गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 विशाल जलाशयों का निर्माण करवाया, जलाशय का निर्माण करवाया जिसे आज एक भोपाल का भोजसर या बड़ा तालाब कहा जाता है, बड़ा तालाब कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने रायसेन जिले में भी बेतवा, कालिया सेत इत्यादि नदियों के संगम पर एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया था जिसे बाद में चलकर मालवा के शासक होशंग शाह ने अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए नष्ट कर दिया था। तो ये 2 विशाल जलाशय का निर्माण। तो आपको मैंने राजा भोज के बारे में एक आधारभूत जानकारी तो उपलब्ध करा ही दी। अब आगे बढ़ते हैं। भोज के बाद इनके पुत्र आए जय सिंह। लेकिन एक भोज के बारे में यदि आप एक नकारात्मक तथ्य जानना चाहते हैं जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है, भोज अपने जीवन काल के अंतिम समय में एक संघ से पराजित हो जाते हैं। और वो संघ कौन बनाता है, तो गुजरात का चालुक्य शासक भीम प्रथम और कलचुरी शासक, त्रिपुरी का कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण या कर्ण, इन दोनों ने एक संघ बनाया और किसे पराजित किया, भोज को पराजित किया। तो कौन है भाई संघ बनाने वाले, भीम प्रथम और कर्ण। भीम प्रथम कहाँ के हैं, गुजरात के चालुक्य शासक हैं। कर्ण कौन है, तो कर्ण जो है वो त्रिपुरी के कलचुरी शासक हैं। इन दोनों ने एक संघ बनाया और जैसे संघ बनाकर अटैक किया। और जब ये जानकारी मिलती है भोज को तो भोज की तबीयत वैसे ही खराब थी और इसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आए जय सिंह। अब यहाँ के बाद, भोज के बाद बार बार यहाँ के राजाओं को कहाँ का आक्रमण का सामना करना पड़ेगा, गुजरात के चालुक्य या गुजरात के सोलंकी राजाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। बार बार जो है सामना करना पड़ा और ये हार भी जाते हैं, गुजरात के चालुक्य शासक से हार जाते हैं। लेकिन बाद में चलकर चौहान वंश के शासकों के सहयोग से इन्होंने मालवा के एक क्षेत्र पर पुनः शासन आरंभ किया था। फिर आते हैं उदयादित्य। उदयादित्य विदिशा में उदयपुर नामक एक शहर बसाते हैं। वहां एक विशाल तालाब या जलाशय का भी निर्माण करवाते हैं और एक मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं। उदयेश्वर मंदिर भी कभी कभी कहा गया है और यहीं पर इनका एक प्रशस्ति भी मिला है जिसे कहा गया है उदयपुर प्रशस्ति। तो ये थे कौन, ये थे उदयादित्य। नरवर्मन, इनकी नागपुर से प्रशस्ति मिली है और इसमें इनकी एक उपाधि मिलती है, निर्वाण नारायण की उपाधि मिलती है। बट ये सब राजा हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उदयादित्य आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर प्रशस्ति है ना, उदयेश्वर मंदिर के निर्माता कौन है और लेखक। उदयेश्वर मंदिर कहाँ है, विदिशा में। कौन है निर्माता, उत्तर है उदयादित्य। और उदयपुर प्रशस्ति किसका है, तो आंसर है मालवा के परमार शासक उदयादित्य का है। अंतिम शासक है कौन, महलक देव। 1305 ईस्वी में
अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं आइन उल मुल्क मुल्तानी, और 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी ने महलक देव को पराजित करके मालवा पर विजय प्राप्त कर लिया। तो ये क्या था डियर, ये आपको मैंने बताया क्या, ये जो है आपको मैंने बताया किसके बारे में, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी मालवा का परमार वंश। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आरंभिक मध्यकाल और मध्यकाल से संबंधित जितने भी प्रमुख राजवंश हैं उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।